सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना, और प्रस्तावना हम देखेंगे कि सबसे पहले किसी योजना को अगर तैयार किया जाता है, उसकी एक रूपरेखा या उसका उद्देश्य रखा जाता है कि इस योजना का क्या उद्देश्य है, उसको संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसको हम रूपरेखा की तरह कह सकते हैं। तो भारतीय संविधान में भी ये था कि संविधान के किन संवैधानिक लक्ष्यों को है वो प्राप्त करना है, क्या लक्ष्य है, उनका अगर संक्षिप्त में अगर कहीं उल्लेख है तो उसको आधार मान सकते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में उसका है वो संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसी को ही प्रस्तावना का है वो आधार माना गया है, और 13 दिसंबर 1946 को है वो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है प्रस्तुत कब किया गया और पारित कब हुआ। प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ये तो था प्रस्तुत करने की तिथि। आप अगर ये पूछ ले कि वो पारित कब हुआ, तो पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। ये भी दो डेट ध्यान रखना है, कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखते हैं कि जो प्रस्तावना है वो प्रेरित कहाँ से है। तो इसमें कभी कभार दो जगह अलग अलग आंसर देखने को मिलते हैं। तो एक जगह कहीं लिखा होता है अमेरिका से प्रेरित है और कहीं ऑस्ट्रेलिया भी उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर प्रस्तावना पूछे प्रेरित कहाँ से, तो अमेरिका होगा। अगर कहीं क्वेश्चन में कीवर्ड ध्यान रखना, अगर भाषा शब्द का इस्तेमाल आ जाए, अगर पूछ ले जाए प्रस्तावना की वो भाषा कहाँ से ली गई है, तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया होगा, वरना अमेरिका होगा, क्योंकि अमेरिका से प्रेरित है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे कि अब तक है वो संविधान संशोधन के तहत है वो प्रस्तावना में है वो एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट 1976। इसके तहत है वो तीन शब्द जोड़े गए थे भारतीय प्रस्तावना में, और सबसे पहला था समाजवादी, और उसके बाद में पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द है वो 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत है और जोड़ा गया। और ये भी ध्यान रखना कि अब तक है वो प्रस्तावना में एक ही बार है वो संशोधन हुआ है। उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना, और प्रस्तावना में क्या क्या उल्लेख किया गया। तो हम सबसे पहले देखें हम भारत के लोग, यानी यहाँ पे जो प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित है। इसका मतलब ये कि वो प्रभुसत्ता है वो जनता में निहित है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब यहाँ पे इन वर्ड्स की है वो सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इन सीक्वेंस पे भी पहले आ चुके हैं, तो इनकी संभावना है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि सीक्वेंस पे पूछ लेते हैं कि सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहला होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष और चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब न्याय तीन प्रकार के हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब यहाँ पे है वो पांच प्रकार की है वो स्वतंत्रता की भी बात की गई है। पहली है विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति की, तीसरा विश्वास की, चौथा धर्म की, और पांचवी है उपासना की स्वतंत्रता है। हालांकि वो धार्मिक और उसमें आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे भी इसका ब्रीफ में है वो बताया गया। उसके बाद देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो दो प्रकार की समानता के भी उल्लेख है। अब ध्यान रखना है तीन प्रकार के न्याय, पांच प्रकार की स्वतंत्रता और दो प्रकार के है वो समानता का भी उल्लेख है। समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यक्ति की गरिमा, अब आर्टिकल 21 भी आएगा, उसमें भी है व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता और अखंडता ये आगे आएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो कि आर्टिकल 51 के तहत है वो 51A में है, जिसका उल्लेख किया गया। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हो गया था, अंगीकृत कर दिया गया, और अगर पूर्णतः कब लागू हुआ तो वो आएगा 26 जनवरी। पूर्णतः लागू हुआ वो आएगा वहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे 26 नवंबर को है वो अंगीकृत संविधान को कर दिया गया। तो बेसिकली प्रस्तावना में यहाँ पे की वर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इन का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस कैसा है। सीक्वेंस आगे से पूछ सकते हैं या पीछे से उल्टे क्रम में भी पूछ सकते हो, तो इनका सीक्वेंस है वो याद होना चाहिए। और कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत शब्द का उल्लेख है वो प्रस्तावना में कितनी बार किया गया, तो ये बेसिकली दो बार उल्लेख हुआ है। और उसके बाद में ये पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है प्रस्तावना में, तो वो ध्यान रखना है कि तीन प्रकार के न्याय की बात की गई। उसके बाद में ये भी पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता जो किया गया उल्लेख कितने प्रकार की स्वतंत्रता है वो प्रस्तावना में उल्लेख किया है, तो 5 प्रकार की है। उसके बाद में समानता को भी अगर वो पूछ ले कि कितने प्रकार की समानता का है वो उल्लेख किया गया प्रस्तावना में, तो वो भी 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं का है वो उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो ये 2 प्रकार की समानता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 3 प्रकार के है वो न्याय की बात की गई है। और इसके बाद में ये पूछ ले कि अंगीकृत कब किया गया भारतीय संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। उसके बाद देखते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस में है वो प्रस्तावना को है भारतीय संविधान का है वो भाग मान लिया गया। पहले कुछ केसेस आए थे जिसमें ये कहा गया कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना है भारतीय संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद में है जब केशवानंद भारती केस आया था तो उसमें ये मान लिया गया कि हाँ भारतीय संविधान में प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का भाग है और इसको उद्देशिका या प्रस्तावना कह सकते हैं। ये था कि इसको अगर संक्षिप्त रूप में अगर संविधान का उद्देश्य क्या है, किन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो उसका उल्लेख है वो प्रस्तावना में किया गया है।
और इसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना में है वो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे का है वो हनन न करे। और यहाँ पे है वो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर दी गई कि ऐसा कोई भी संशोधन न करें जिससे कि भारतीय संविधान में है वो उसके जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन ना आए। यानी जो कोई भी ऐसा अगर संविधान संशोधन, बेसिकली हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 13 है वो एक तरह से इसमें सीधे सीधे वो न्यायिक पुनरावलोकन की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर कोई एक्ट है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है लेकिन वो असंवैधानिक हो तो उसको है वो शून्य घोषित इसी आर्टिकल के तहत है वो कर दिया जाता है। तो इसमें भी ये था कि अगर संविधान संशोधन आप प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो संशोधन है वो मूल ढांचे के अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल हुआ तो उसको है वो रद्द कर दिया जाएगा, ये बात कही गई। और एक तरह से ये देखा जा सकता है कि हम प्रस्तावना में वैसा कोई भी चेंज नहीं कर सकते जो कि संविधान के लक्ष्यों की उद्देश्यों को प्राप्त करने में है वो कठिनाई पैदा करें।